नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। महंगाई के मोर्चे पर सरकार एक्शन मोड में है। पेट्रोल डीजल के बाद सरकार अब खाने के तेल की कीमतों को कम करने में जुट गई है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और कदम उठाया है। हालांकि वो चीनी से जुड़ा हुआ है। चीनी के एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया है। हालांकि ये एक प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा है। अभी ऐसी कोई खाने जो चीनी है उसकी कोई ऐसी कोई खास किल्लत नहीं है, लेकिन समय रहते उठाया गया इसे कदम एक माना जा रहा है। गेहूं का एक्सपोर्ट आपने देखा होगा, उस पर जो रोक है वो लग ही चुकी है। आज हम सरकार की महंगाई कम करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। समझेंगे कि खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने, चीनी के एक्सपोर्ट पर कैप लगाने और इससे पहले जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी घटाने का जो प्रयास किया गया था, क्या आने वाले समय में उससे महंगाई से पार पाने में कोई मदद मिलेगी? क्या कुछ किया जाना अभी बाकी है? महंगाई की ट्रेजेक्टरी किस तरह की रहने वाली है? इन सब चीजों को समझेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। कमर तोड़ महंगाई सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा और चिंता का विषय है। पहले तो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाकर जनता को बड़ी राहत दी। अब उसने दो और बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने 20 लाख टन तक कच्चे सोयाबीन और 20 लाख टन कच्चे सूरजमुखी तेल पर लगने वाले आयात शुल्क और सेस को हटा लिया है। इससे खाने के तेल की कीमतों में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की कमी आने की उम्मीद है। पिछले एक साल में सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की खुदरा कीमतें 11.5% से अधिक बढ़ चुकी हैं, जबकि इस दौरान पाम ऑयल में 19% और वनस्पति में 28% की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि इंडोनेशिया भी पाम ऑयल पर लगे एक्सपोर्ट बैन को हटा चुका है। ऐसे में खाने के तेल की कीमतों में कमी आना तय है। महंगाई को लेकर सरकार की चिंता यहीं खत्म नहीं होती है। उसने चीनी के एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा दिया है। अब 1 करोड़ टन से अधिक चीनी का निर्यात नहीं किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल संकट के चलते इस साल चीनी की ग्लोबल डिमांड बढ़ सकती है। बता दें कि ब्राजील के बाद भारत चीनी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ऐसे में पिछले कारोबारी साल में शुगर सीजन के दौरान अक्टूबर से सितंबर के बीच भारत ने 78 लाख टन चीनी का निर्यात किया था, जिसके चलते घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में फिर से चीनी के दाम बढ़े, इससे पहले कि सरकार ने सेफ्टी मेजर्स के तहत चीनी के निर्यात की लिमिट तय कर दी है। पिछले हफ्ते ही सरकार ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि यूक्रेन रूस जंग के चलते ग्लोबल लेवल पर गेहूं की डिमांड बढ़नी तय है। निर्यात पर रोक नहीं लगाने से देश में गेहूं का संकट आ सकता था। पिछले 3-4 महीने में आटे की कीमतों में 4 रुपए का उछाल आ चुका है। जाहिर है, ऐसे में महंगाई से जूझ रही सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई भी अपना काम कर रही है। उसने इसी महीने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी और आगे भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। यानी सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई रोकने के लिए कई फ्रंट पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई दूसरी जरूरी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई या बढ़ाई जा सकती है और ये सारे फैसले बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन सर, जो कि पूर्व कृषि सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिराज सर हमारे शो पर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान राकेश मोहन जोशी सर, जो कि प्रोफेसर हैं IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के। जोशी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सिराज सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। और अभी जो लेटेस्ट जो सरकार के कदम हैं, जो शुगर एक्सपोर्ट पर कर्ब लगाने की कोशिश की गई है, इसके अलावा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, अभी तो त्वरित रूप से देखा जा रहा है कि इस तरह की कोई किल्लत है नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक लॉन्ग टर्म मेजर है और समय रहते उठाए जा रहे कदम हैं। क्या आपको लगता है ये जो महंगाई से जो लड़ाई चल रही है देश में, आम जनता की और सरकार दोनों मोर्चे पर, उसमें कोई राहत ये कदम दे पाएंगे? देखिए, इसका कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होगा। और अगर देश में सप्लाई बढ़ती है किसी भी कमोडिटी की, तो प्राइसेस मॉडरेशन के पूरे चांसेस होते हैं। मगर असल इशू ये नहीं है। असल इशू ये है कि कई सालों से ये कहा जा रहा था कि इंडिया अब हमेशा के लिए एग्रीकल्चरली सरप्लस हो गया है। तो इशू जो डिबेट करने का है वो ये है कि क्या
हमारे पास सचमुच एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के ऐसे सरप्लस हैं जो साल दर साल रहेंगे, या हमारे पास कभी सरप्लसेस होंगे और किसी साल में नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो सारे फार्म लॉस का प्रिजम्पशन ये था कि हमें पूरी तरह से फ्री कर देना है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन टैरिफ सब कुछ फ्री कर देना है, क्योंकि अब हम हमेशा के लिए सरप्लस हो गए हैं। तो आपके पैनल में बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, प्रोफेसर राकेश मोहन हैं, उनसे ज़रा आप ये मालूम करने की कोशिश करिए कि ये सरप्लसेस मार्जिनल हैं या हमेशा के लिए हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छी आपने एक बहस छेड़ी है। इनफैक्ट मुझे भी बड़ा वाकई में जब सोच रहा हूँ कि ये सवाल अगर फ्लोट किया जाए तो इस पर कैसे कैसे जवाब आएंगे। प्रोफेसर अरुण कुमार, वाकई में कल्चरली सरप्लस क्या उस स्थिति में हैं हम सर? देखिए, कृषि बहुत कुछ निर्भर करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि बारिश कैसी है, मतलब मार्केटिंग कैसी है, दाम कैसे हैं। तो इसलिए अभी तो हम नहीं कह सकते कि हम हरदम के लिए सरप्लस हो गए हैं। लेकिन सरकार की कोशिश रही है कि एक्सपोर्ट कृषि के उत्पाद का बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो महंगाई है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मेरा मानना है कि जो दाम बढ़े हैं वो एक जनरलाइज फॉर्म में बढ़ गए हैं। अब वो सिर्फ फ्यूल के और कृषि के उत्पाद के जो दाम नहीं बढ़े हैं, वो और चीज़ों के भी, जैसे कपड़ा है, बाकी और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। और उसकी वजह ये है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो एक तरह से क्रिएट हो गई है कि दाम बढ़ते जाएंगे, और वो दाम फीड कर रहे हैं एक दूसरे में। कि जैसे कि अगर आपके जो एनर्जी के दाम बढ़ गए तो बाकी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, खाने पीने के दाम बढ़ेंगे तो उसका असर भी बाकी चीज़ों पे असर पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कहीं सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये एक्सपेक्टेशन को काबू में लाया जाए, कि ये एक्सपेक्टेशन ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब बन जाती है तो दाम अपने आप बढ़ते जाते हैं और उसको कंट्रोल करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये थोड़ा पहले अगर इस सरकार ये कदम उठाती तो ज्यादा फायदेमंद होते। तो जैसे कि सिराज जी ने कहा कि कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा अगर ये एक्सपेक्टेशन एक जनरलाइज एक्सपेक्टेशन हो गया है कि दाम बढ़ेंगे, तो ट्रेडर भी दाम बढ़ा देते हैं, जितना दाम नहीं बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जनता भी एक एक्सेप्ट कर लेती है कि दाम बढ़ रहे हैं तो सभी चीजों के दाम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन जो क्रिएट हो गए हैं वो जो कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है। लेकिन जैसे सिराज जी ने कहा कि चीनी में तो अभी ऐसी कोई भारी समस्या नहीं थी, वहां पे ना करके मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे असर डालना चाहिए था, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे अगर आप रिड्यूस करते हैं तो उसका ज्यादातर चीजों पे असर पड़ता है। तो अभी स्पेसिफिक कमोडिटीज में एक्ट किया जा रहा है, जबकि करना चाहिए इन जनरल, जो मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें कटौती करने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे शायद जीएसटी काउंसिल की मदद की जरूरत होगी, तो जीएसटी काउंसिल की जल्दी से बैठक बुला के और वहां पे कमी करनी चाहिए। उल्टा ये हो रहा था कि जीएसटी काउंसिल में कहा जा रहा था कि जो 5% की कमोडिटीज हैं जहां पे टैक्स लगता है 5% का, उनको 8% कर दिया जाए, या 18% को 28% कर दिया जाए। तो वो मुझे लगता है काउंटर इफेक्टिव होगा, वो उल्टा ही असर डालेगा। तो इस समय कोशिश करके ये सब कम करना चाहिए। अब ये समस्या आएगी कि रिसोर्सेज कहाँ से रेज किए जाएं, उसके लिए मेरा मानना है डायरेक्ट टैक्सेस पे निर्भर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का असर दामों पे नहीं पड़ता है। और इस समय कुछ जैसे कंपनियां हैं, उनके रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रही हैं, चाहे वो स्टील में हो, चाहे वो और एफएमसीजी कंपनियां हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो कहा कि हमारा अच्छा चल रहा है क्योंकि डिमांड हमारी तरफ शिफ्ट हो गई है असंगठित क्षेत्र से। तो ये जो असंगठित क्षेत्र में जो सप्लाई बॉटलनेक्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए हैं, वहां पे मदद देने की जरूरत है, तो उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उनको तो सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती, और जो नेशनल फैक्टर्स हैं सप्लाई बॉटलनेक के और दाम बढ़ने के, उनको कंट्रोल करना जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। और मैं डोमेस्टिक जो हमारा वातावरण है उसमें और क्या इस इकोनॉमिक इकोसिस्टम में और क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन जोशी सर, मैं वही सिराज सर का जो मूल सवाल था आपका इस पर टेक अवश्य चाहूंगा, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि हमने एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट है हमने देखा जो मार्च एंडिंग थी 31/2022 की, उसमें हमने देखा था कि बड़ा ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई तो नहीं लेकिन एक रिकॉर्ड हाई जरूर था $50 बिलियन का। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट भी हमारा ऑल टाइम हाई हुआ है, $32 बिलियन के आसपास हमने इंपोर्ट भी किया हुआ है। तो क्या हम एग्रीकल्चरली सरप्लस की स्थिति में हैं अभी
कब आ पाएंगे, आपको क्या लगता है सर? नहीं, देखिए, शिराज साहब एक कृषि एक्सपर्ट हैं और हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। तो आप देखिए कि ये हमको एक कंसिस्टेंसी हमारी पॉलिसी में होनी चाहिए। तो इसमें दो बेसिक चीजें अगर आप देखते हो तो नंबर 1 इज फार्मर्स की इनकम हमको डबल करनी है। अगर फार्मर्स की इनकम डबल करनी है और फार्मर को अगर अच्छी प्राइस मिल रही है बाजार में, तो आप उसको क्यों कम करना चाहते हो? एक तो ये। अच्छा, दूसरा ये कि एडिबल ऑयल की आप बात करते हो। एडिबल ऑयल के लिए हम इतने साल से मतलब नेशनल ऑयल मिशन चल रहा है, तरह तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन एडिबल ऑयल में आज भी हमारी निर्भरता इंपोर्टेड ऑयल पे 60% है। और हमको, मुझे लगता है, आत्म मंथन का सख्त विषय है ये कि हम ये देखें कि हम एडिबल ऑयल आज भी क्यों इंपोर्ट करते हैं। आप देखिए कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पे बैन लगाया एंड इंडिया वाज अंडर ट्रबल। नो, प्लांटेशन, जो पाम ऑयल का प्लांटेशन है, उस पे हमने कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, भारत के अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आईसीआर के इंस्टीट्यूट है। उस सब के बावजूद भी जो 60% कंजम्पशन, आवर डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल, उसके अंदर क्या हुआ? तो मुझे लगता है तो आत्मनिर्भर का, आत्म मंथन का विषय एक और हो गया कि आजकल आप देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग हो गई है, हॉर्टिकल्चर अलग हो गई है, फिशरी अलग हो गई है, एनिमल हस्बेंड्री अलग हो गई है, वेटरनरी अलग हो गई है। So we have created compartmentalization has gone up, and because of this compartmentalization हमारी आत्मनिर्भरता ऑयल में नहीं बन पाई है। एक नंबर 2, हम फार्मर्स इनकम डबल की बात करते हैं, तो कोई भी बैन जो है, अगर बाजार में प्राइस ज्यादा होती है जिससे फार्मर बेनिफिटेड होता है, तो कोई भी कर्ब जो है एक्सपोर्ट का, उसका पहला इंपैक्ट हमारे फार्मर पे पड़ता है। तो इसके अंदर अर्बन कंज्यूमर को निश्चित रूप से फायदा हो सकता है। तो अब आप शुगर केन में देख लीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंसिडेंटली वी आर आल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। ब्राजील के बाद हम एक्सपोर्ट का बाजार बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए अनेक वर्ष लगते हैं, अनेक दशक लगते हैं। और अनेक दशक के बाद जब बाजार बनता है और अचानक उसके अंदर हम उसके अंदर नी जर्क हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, अचानक उसको रोक देते हैं, कर्ब कर देते हैं, तो बाजार में हमारी डिपेंडेंस के ऊपर, इंडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। और इसलिए ऐसे कर्ब के लिए दूसरे मेजर्स हैं जो हम दे सकते हैं, वो चाहे ड्यूटी हो या अब इसमें शुगर में थोड़ा बहुत कोटा किया है, बट दो चीजों की इसमें सख्त आवश्यकता है। एक तो भारत की आयात निर्यात जो पॉलिसी है, एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसमें हमको निश्चित रूप से लगता है कि एक स्थायित्व देने की जरूरत है, जिससे कि अच्छा, फिर एक्सपोर्टर, नॉट ओनली फार्मर्स बट द एक्सपोर्टर इज ऑल्सो सफर्ड, तो एक्सपोर्टर भी सफर ना करे। और तीसरी बात यह कि भारत की क्रेडिबिलिटी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बनी रहे। अभी हमने 400-400 बिलियन का लक्ष्य रखा, उससे हमने सरपास कर गए। हमारा लक्ष्य 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है एक्सपोर्ट के अंदर, तो हमको ये भी देखना है कि हम उस लक्ष्य को कैसे मीट करेंगे। यानी कि बहुत सारे बहुआयामी ये प्रश्न हैं जिनको आपने जिनको छुआ है, बहुत सारे इन तमाम चीज़ों के पहलू भी हैं। सिराज सर, अब आपके सामने आपके सवाल का जवाब भी है। अब आप मुझे बताइए कि ये एग्रीकल्चरली सरप्लस होने की स्थिति फिलहाल मौजूद अगर नहीं भी है, इसको पहुंचने तक क्या किया जाएगा, और क्या ये एक दीर्घकालिक समाधान होगा हर बार रहकर आती महंगाई से पार पाने के लिए? देखिए, इसका जो हल निकलेगा वो साइंस के थ्रू निकलेगा। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कई कमोडिटीज़ में नई नई वैरायटीज़ आईसीएआर के साइंटिस्ट ने डेवलप की हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं, ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी आई है, हैप्पी सीडर की टेक्नोलॉजी आई है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के नई टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन की, नए सीड्स, पानी का कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें मिला के एक लॉन्ग टर्म प्लान बनेगा, तब ये हो पाएगा। देखिए, ये अनाउंसमेंट किया गया था जब किसानों का एजिटेशन वापस करवाया गया था नवंबर में, कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। अब हम मई में हैं, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आज तक उस एक्सपर्ट कमेटी का गठन नहीं हो सका है। तो मुझे लगता है कि सारा देश उसके इंतज़ार में है कि उस एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो, तो वो कोई रास्ता आगे का दिखाए। महंगाई तो अभी सिर्फ अंगड़ाई ले रही है, लड़ाई अभी बहुत बाकी है, और उस लड़ाई के लिए हथियार क्या क्या होने चाहिए, सेना किस तरह की होनी चाहिए, और सेनापतियों को क्या
रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर आज हम मंथन कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर अरुण सर, स्थितियां देखिए सर, हम बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं। छोटे छोटे मेजर्स आते हैं तो कई बार हम खुश हो जाते हैं कि देखिए फलाना मेजर आ गया सरकार की तरफ से, तो अब कब हो जाएगा। जोशी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटी कुछ तो बुनियादी चीज़ें जिन पर आपने शायद उतनी गंभीरता से कभी विचार किया भी नहीं। अभी स्थिति देखिए सर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर पर है। 7.7 जो आरबीआई की जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी के लिए जो चाहिए उससे दोगुनी है इन्फ्लेशन रेट। WPI CPI का हाल आप देख रहे हैं, 8 साल की महंगाई जो है उस पर रिटेल इन्फ्लेशन है जो 8 साल के उच्चतम स्तर पर है, और WPI का हाल भी यही है, 17-18 साल के उच्चतम स्तर पर है। ये छोटे छोटे मेजर्स अपनाने से बात बनेगी सर, या अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन मानकर हमें अनप्रेसिडेंटेड कदम भी उठाने पड़ेंगे? जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये एक बड़ी समस्या है इस समय सबके सामने, क्योंकि ये जो आपने कहा कि 15-16 साल के हाई पॉइंट पे है WPI, पिछले 8 साल के हाई पॉइंट पे है CPI यानी खुदरा महंगाई। तो ये चीजें जो शुरू हो गई थी पिछले 12-13 महीने से, जो WPI है वो 10% से तेज चल रहा था पिछले 13 महीने से, और CPI भी करीब करीब 6% के लेवल पे आ गया था 4-5 महीने से। तो समस्या तो लंबी है और इसका हमें बुनियादी हल भी देखना है, क्योंकि ये पैंडेमिक से शुरू हुआ था। इससे सप्लाई जो बॉटलनेक्स क्रिएट हुए थे, सप्लाई बॉटलनेक्स और बढ़ गए यूक्रेन वॉर के बाद, और जो शॉर्टेजेस हैं दुनिया भर में, वो चीन के जो समस्या आई है कि वहाँ पे लॉकडाउन से वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उससे बहुत सप्लाई बॉटलनेक्स हुए। शिपिंग में प्रॉब्लम आई क्योंकि कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई, तो उसकी वजह से शिपिंग चार्जेस बहुत बढ़ गए। तो ये दुनिया के लेवल पे भी है, हमारे देश के अंदर भी है। बट इसका अनुपात क्या होगा सर? मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनुपात क्या है? क्या ये इंपोर्टेड महंगाई है, देश में एक तरह से थोपी गई महंगाई से कहेंगे, या हमारी घरेलू नीतियों का के कारण उपजी हुई परिस्थिति है? इसका शेयर कितना कितना है? दोनों ही है। ये सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए शिपिंग जैसे शॉर्टेजेस थी, शिपिंग चार्जेस बढ़ गए, ये तो पिछले 12-13 महीने से बढ़ रहे थे। मेटल्स की शॉर्टेज पहले से ही थी, मेटल के दाम पहले ही बढ़ गए थे कमोडिटीज के, और जो हमारे यहाँ अंदर सप्लाई बॉटलनेक थे, क्योंकि बहुत सारा स्मॉल स्केल और कॉटेज सेक्टर ये बंद हो गया है, तो उसकी वजह से सप्लाई बॉटलनेक है। फिर प्राइसिंग पावर बहुत तेज हो गई हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की, जैसे आरबीआई के उसमें दिखाया सैंपल में कि 1500 कंपनियों के सैंपल में कि उनका 24% प्रॉफिट बढ़ रहा था। तो 24% प्रॉफिट बढ़ने का मतलब है कि वो प्राइस अपना कॉस्ट से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ रहा है। तो ये कई सारी चीजें अंदर की हैं, अभी उसको सेपरेट करना कि कितना अंदर का है कितना बाहर का, वो मुश्किल है। लेकिन जो अंदर की चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, वो तो हम कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसे कि हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जनरली हम कम करेंगे तो उसका महंगाई पे असर पड़ेगा, और स्पेसिफिक चीजों में जो हम टैक्स कटौती करेंगे तो स्पेसिफिक चीजों में असर पड़ेगा। लेकिन जो ये एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने कहा, एक एक्सपेक्टेशन जब बिल्ड हो जाती है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये एक्सपेक्टेशन को रिवर्स करना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में महंगाई इस प्रकार से चलती नहीं रहेगी, सरकार प्रोएक्टिव होगी, और उसके लिए अगर वो कदम उठाती है कि जैसे सप्लाई भी बढ़े और डिमांड भी कम ना हो, क्योंकि इस समय डिमांड की भी कमी है। अब जैसे आरबीआई ने जो कदम उठाए, जो CRR बढ़ा दिया, जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, वो तो डिमांड पे एक्ट करेगा। तो डिमांड तो वैसे ही कम थी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो इस समय 72 पे है, वो पैंडेमिक के पहले 105 पे था। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होने से कंजम्पशन कम रहेगा, उसके चलते हुए फिर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम रहेगा और इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा। तो मेरा मानना है कि सप्लाई को भी बढ़ाया जाए, डिमांड ना कम हो। इन दोनों चीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा तो ग्रोथ रेट कम होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों की वेजेस कम होंगी, तो और उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए बड़े केयरफुली मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालना भी जरूरी है। जो स्पेसिफिक स्टेप्स है वो तो स्पेसिफिक स्टेप्स लेने की जरूरत थी ही, कि जिससे कि हमारे दाम कुछ क्षेत्रों में जो एसेंशियल्स हैं वहां पे कुछ कम हो, लेकिन सर बिल्कुल में मैक्रो पे भी कदम लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जरा माइक्रो सर्जरी की आवश्यकता है, तब जाके काम होगा। लेकिन जोशी सर, मेरी चिंता बार बार, देखिए जिस देश में LPG सिलेंडर एक लग्जरी हो सर, वहां का एक आम आदमी के लिए महंगाई के क्या मायने हैं वही जानता है। हम 6% अगर फ्यूल की इन्फ्लेशन की बात करेंगे और 6% अगर खाने पीने की चीज़ के इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो उसके इम्पैक्ट अलग अलग हैं, और उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर, जो गरीब आदमी
गाँव में रह रहा है, कस्बों में रह रहा है, यानी और शहरों में भी जो गरीब आदमी रह रहा है, उसके आम जीवन पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा, इसका अंदाज़ा शायद हर किसी को नहीं है, लेकिन वो हाशिए पर पड़ा हुआ आदमी समझ रहा होगा इस चीज़ को, उस दर्द को महसूस कर रहा होगा। जोशी सर, क्या करना होगा? हमारे पास उपाय बहुत हैं, सजेशंस बहुत हैं, लेकिन ज़्यादातर दीर्घकालिक स्टेप ज़्यादा हैं। तुरंत कम समय में महंगाई पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना होगा जोशी सर? देखिए, तुरंत तो एक उपाय सरकार ने ऑलरेडी ले ही लिया है कि एक्सपोर्ट को आपने रेस्ट्रिक्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी आपने जीरो कर दी। और आप देखिए, जैसे सोयाबीन और सनफ्लावर में इंपोर्ट ड्यूटी जब जीरो होती है तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि फार्मर्स गेट डिसेंसिटाइज, वो अगली बार वो फसल नहीं उगाएंगे। तो ये क्या है कि वी एंटर इनटू ए विशियस साइकिल। तो उसके बाद क्या होगा, जब फार्मर नहीं उगाएंगे तो डोमेस्टिकली प्राइसेस की बढ़ जाएगी एंड यू बिकम इनकॉम्पिटिटिव इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट। और ये क्या है कि शुगर के साथ भी होता है, हमेशा होता ही है शुगर के साथ। और द सेम थिंग हैज हैपेंड, स्पेशली ड्यूटी रिड्यूस करने के कारण। अच्छा, ये तो आपको हमको पता ही है, जैसे एडिबल ऑयल के अंदर कि हम आयात के ऊपर निर्भर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फार्मर्स को आयात पर अगर निर्भर है और अगर फार्मर्स को प्राइस उसकी अच्छी मिल रही है तो हमको फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना ही पड़ेगा। और उसको मुझे लगता है कोई दूसरा तरीका हम यूज करें। कॉर्पोरेट टैक्स आप बढ़ाइए, है जैसा कि बताया इन्होंने, कॉर्पोरेट टैक्स पे बढ़ाइए, वहां पे कहीं पे कोई एफिशिएंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन, द पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ द होल वर्ल्ड हैज गॉन इनटू द एग्रीकल्चर 4 where sensors are being used even for cultivation, farming, horticulture, almost everything। तो वहां पे क्या प्रोडक्टिविटी भी काफी बढ़ी है। अब इंडिया के अंदर अगर आप ज्यादातर प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चर में देखोगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है, और उसके अंदर प्रोडक्टिविटी कम है। और उसके बाद में वाटर कंजम्पशन, इंडिया हैज गॉट द हाईएस्ट वाटर कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर विच नो अदर। वो एफिशिएंसी की हमको अत्यधिक जरूरत है। और उसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर के अंदर कि more than productivity, we need to make markets available। तो I was highly supporting the market reforms which the government has done, but उसके अंदर क्या है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट रिफॉर्म्स की। और कंज्यूमर इज वन दैट कंज्यूमर वी आर एक्सट्रीमली वरीड। बट क्या आप 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 55 to 60% जो फार्म रिलेटेड एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, हम आपने डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डाल रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। अगर राइट प्राइस अगेन वो आके जब एक्सपोर्ट बैन के समय फिर एक बहस छिड़ी थी कि आप कंज्यूमर का आप हित देखेंगे या फार्मर का हित देखेंगे, वो फिर घूम फिर के बहस वहीं पर आ जाती है। सिराज सर, जाते जाते एक सवाल जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले, यस सर, एब्सोल्युटली जोशी सर। और फार्मर भी कंज्यूमर है, और ड्यूटी घटाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा एंड इट वुड हैव ए विशियस इंपैक्ट ऑन द होल साइकिल। यस सर। और जोशी सर ने एक जो इंपॉर्टेंट बात की थी, अब सर आप पॉलिसी मेकिंग इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं सिराज सर, जैसा सर ने कहा कि अब विभागीयकरण कर देने से, ठीक है आपको फोकस्ड एरिया में होकर आपको काम करना है तो आपको अलग अलग विभागों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उन विभागों का अगर आप देखेंगे तो एक तरह से किनके हाथ में वो भी पता नहीं है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, दुनिया भर के डिपार्टमेंट हमने गिनाए। स्वास्थ्य का मैं आपको एग्जाम्पल दे ही रहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री है, लेकिन अगर आपको एक महिला तक न्यूट्रिशन पहुँचाना है तो उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री अलग है, महिला बाल विकास अलग है, उसमें आयुष मिनिस्ट्री अलग है। तो ये जो विभागीयकरण हम लोगों ने कर दिया है, क्या हम एक अपना ही बनाया हुआ जाल तो पैदा नहीं कर दिया है सर हमने? देखिए, विभागीयकरण बहरहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर और फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर एक ही हैं। तो वही ड्यूटी लगा रहे हैं, वही ड्यूटी घटा रहे हैं, वही स्टॉक लिमिट लगा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कोई इस वक्त की सिचुएशन में मेजर इशू नहीं है। इस वक्त तो बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट का जो असेसमेंट था प्रोडक्शन का, खास तौर से गेहूं के केस में, वो इतना गलत कैसे साबित हुआ। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कैसे हुआ कि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना डिस्टर्ब था कि एक दिन पहले तक हमारे मिनिस्टर्स कह रहे थे कि हम फॉरेन कंट्रीज में डेलीगेशन जाएंगे और अगले दिन बैन हो जाता है। इसी तरीके से शुगर के केस में भी
मुझे लगता है बहुत अचानक ये डिसीजन आया। इसके बारे में मैंने आज के प्रिंट में लिखा है, आप अपने पाठकों को राय दें कि वो पढ़ लें। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में मैंने लिखा है। एब्सोल्युटली सर। मुझे लगता है कि चरणबद्ध तरीके से अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि इतने सारे आयाम इसके हैं कि उस पर बहुत एक गंभीर स्टडी करने की आवश्यकता है। अब देखिए, स्टडी तो, अध्ययन तो हमारे स्तर पर हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो करना है वो सरकार और सरकारी तंत्र के जो नुमाइंदे उनको करना है। कैसे महंगाई काबू में हो, सबकी चिंता यही है। आने वाले वक्त में जल्द से जल्द एक दीर्घकालिक समाधान इसका निकले, यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। सिराज सर थैंक यू सो मच, अरुण सर थैंक यू सो मच, जोशी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।